Hello everyone, I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy and this is part 1 of important constitutional amendments. All the subsequent parts will be uploaded on the channel shortly because amendments एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करें और साइड बाय साइड नोट्स बनाते हुए चलें जिससे कि एंड मोमेंट में आपको किसी और वीडियो का या किसी और बुक का सहारा ना लेना पड़े। उसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 2 बैचेस हैं जो कि मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूं मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। आप उसको चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक है करंट अफेयर्स धमाका बैच और दूसरा है लॉ और पॉलिटी का बैच। ये जो फी इस पे मेंशन्ड है ये मंथली फी नहीं है, ये टोटल कोर्स की फी है और जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। तो आप चाहें तो अपने आप को उसमें इनरोल करा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से स्टोर सेक्शन में जाके उन बैचेस को ले सकते हैं। पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कहीं कोचिंग में इनरोल करेंगे तभी आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। अपनी मेहनत से भी किया जा सकता है बहुत इजीली। बस ये बात है कि जो कोचिंग होती है अगर वो एक अच्छी कोचिंग है और वो संस्थान एक दुकान नहीं है तो वो आपको एक अच्छा रोड मैप आपके लिए तैयार करके दे देती है, आपके लिए चीजों को आसान बना देती है। तो इससे पहले दोस्तों हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को जाने उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल 368 में जिसमें बताया गया है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो खाली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें संशोधन ला सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ला सकती है। अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट है पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात है कि खाली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला सकती है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ला सकती है। पार्लियामेंट से अगर उसको पास कराना है तो दोनों ही हाउसेज उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, तभी उस बिल को फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा एसेंट के लिए। और जब प्रेसिडेंट उसे एसेंट दे देंगे तो वो जो बिल था वो एक एक्ट बन जाएगा। और एक और बात आपको याद रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड कि प्रेसिडेंट को जरूरी है, प्रेसिडेंट के ऊपर ये कंपल्शन है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे अपना एसेंट दे ही। वो एसेंट देने से, अपने साइन करने से, उसको मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ना ही वो पार्लियामेंट के पास दोबारा भेज सकते हैं कि आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। चौथी बात, अगर कोई डेडलॉक की स्थिति आ जाती है, मतलब मानिए कि लोकसभा ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है पर राज्यसभा उसे पास नहीं करती है तो उसे कहते हैं डेडलॉक। तो वैसे तो ऑर्डिनरी बिल के केसेस में जब भी कोई डेडलॉक की स्थिति आती है तो प्रेसिडेंट दोनों ही हाउसेस का एक ज्वाइंट सेशन बुला देते हैं जिससे कि उस डेडलॉक को खत्म किया जा सके। पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में दोस्तों डेडलॉक की स्थिति में एक ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो एक और बात है जो आपको याद रखनी है। और कहां से इस प्रोविजन को लिया गया है, अमेंडमेंट के प्रोसीजर को कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आई इन द ईयर 1951। तो उस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे और लैंड्स को एक्वायर किया जा रहा था जिससे कि इंडस्ट्रीज लग सके और बाकी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो लग सके। तो लैंड रिफॉर्म्स को इन जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखा जा सके जिससे कि कोर्ट में उन्हें चैलेंज ना किया जा सके, उसके लिए 9th शेड्यूल ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स लाने में कोई भी पार्लियामेंट को दिक्कत ना आए। दूसरी बात, इस अमेंडमेंट ने स्टेट को यह पावर दे दी कि अगर वो चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए। तीसरी बात, आर्टिकल 19 आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो कि हमें अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, पर इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया था आर्टिकल 19 में। एक तो था पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और तीसरा है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक ऑर्डर को खराब करते हैं या हमारे देश के जो फ्रेंडली रिलेशन है किसी फॉरेन स्टेट के साथ उसको खराब करते हैं या आप लोगों को भड़काते हैं जिससे कि वो ऑफेंस अपराध कमिट करें,
तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, आपके इस मौलिक अधिकार के ऊपर स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये था फर्स्ट अमेंडमेंट। इससे पहले मैं दूसरे अमेंडमेंट एक्ट पे बढ़ूं, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे बढ़ूं, भाई जो लड़के हैं उनसे मेरा खास अनुरोध है, क्योंकि लड़कियां पढ़ लेती हैं पर लड़के कहीं ना कहीं केयरलेसनेस कर जाते हैं। तो भाई लड़कों, पहली बात तो आप वकालत के प्रोफेशन में आ रहे हो, तो वकीलों से वैसे ही जो पेरेंट्स होते हैं वो शादी कराने से हिचकते हैं। दूसरी बात, अगर आप फिर भी नहीं पढ़े अब आके, तो बेटा ना समाज इज्जत देगा, ना कोई बाप अपनी बेटी देगा। तो अब तुम देख लो, तुम्हें धक्के खाने हैं बाद में, या अभी मेहनत करके बाद वाले जो धक्के खा सकते थे तुम, उनसे बचना है। ठीक है। तो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में। अब इससे हुआ क्या, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करने का अधिकार दे देना चाहिए। मतलब स्टेट्स शुड बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे। और उसका एक नतीजा था कि आंध्र प्रदेश पहली स्टेट बनी जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट की गई। और इस अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य ये था कि उस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करने की, उसको लागू किया जा सके। और उसके जरिए फिर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज भी बनाई गई। दूसरा क्या चेंज आया इससे, कि इसने हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन जो थी उसको एक्सटेंड कर दिया यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी। तो अगर यूनियन टेरिटरीज से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सके। तीसरी बात, आप देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब और हरियाणा, उनका कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो ये कहां से आया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, वो भी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ही लाया गया था। और एक सवाल मैंने पूछा था पोल के जरिए, इस चैनल के ऊपर एक पोल कंडक्ट किया था मैंने कम्युनिटी टैब में। वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई हाईकोर्ट का जज अगर है और वो रिटायर कर जाता है, तो क्या रिटायरमेंट के बाद वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसका जवाब आपको सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में मिलेगा, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई हाईकोर्ट का जज एज अ जज रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट में जिससे वो रिटायर नहीं हुए, और किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट, इसने गवर्नमेंट को यह अधिकार दे दिया कि गवर्नमेंट एक कॉमन गवर्नर अपॉइंट कर सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो 2 से 2 अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन राज्यपाल, एक कॉमन गवर्नर हो सकते हैं। फिर आता है दोस्तों नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका बैकग्राउंड पहले मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली एक एग्रीमेंट हुआ था जवाहरलाल नेहरू और नून लीडर थे पाकिस्तान के, उनके बीच में, जिसमें डिसाइड किया था कि इंडिया वेस्ट बंगाल का एक रीजन था, एक हिस्सा था बेरुबरी करके, उस एरिया को पाकिस्तान को देगा। पर यह बात वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसे पसंद नहीं थी। तो उसने इस बात को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो केस बना बेरुबरी यूनियन का। और इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब एक बात सुनिए हमारी, अगर भारत का टेरिटरी आपको किसी और देश को देना है तो आप ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई एग्रीमेंट के थ्रू आप दे देंगे, आपको उसके लिए पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा जो कि दोनों ही हाउस से पास होना चाहिए, और उसके बाद फिर उस टेरिटरी को आप दूसरे देश को दे सकते हैं। तो जिससे कि बेरुबरी का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को दिया जा सके, उसके लिए लाया गया नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और फिर उसके जरिए ये हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, और जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, अब उन्हें मर्ज कर दिया गया, उनका विलय हो गया। तो दोस्तों दादर एंड नागर हवेली को पुर्तगाल से जब एक्वायर किया गया तो उसको एक यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा मिला वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ही मिला। फिर आता है 11th अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1961, जिसने पहले तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, कौन कौन लोग इसमें वोट डालेंगे, उसको डिफाइन किया, और बोला कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, वो लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो ये बात कहां से आई? 11th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए।
और सेकंड पॉइंट क्या आया कि जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। पर अब सवाल उठता है कि अगर मानिए किसी स्टेट में अभी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है या फिर कहीं पे स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, तो क्या इस बेसिस पे, इस ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट के चुनावों को टाला जा सकता है या चैलेंज किया जा सकता है? तो कोर्ट ने बोला कि भाई साहब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इस ग्राउंड्स पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि अभी वैकेंसी है, अभी किसी स्टेट, कोई स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है या कहीं पे स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, या फिर लोकसभा में कंप्लीट मेंबर्स नहीं है, कुछ मेंबर्स अभी मौजूद नहीं है, टोटल वैकेंसी पे लोकसभा फंक्शन नहीं कर रहा है या राज्यसभा फंक्शन नहीं कर रहा है, उस ग्राउंड्स पे जो चुनाव है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो तो कंडक्ट होंगे ही। फिर आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में दोस्तों। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि एक गोलकनाथ, बहुत रिनाउंड केस है, आपने पढ़ा भी होगा। गोलकनाथ केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, पर वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकते। अब ये बात पर पार्लियामेंट को नागवारा रही, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप शेर तो हम सवा शेर। वो लिया है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके जरिए उन्होंने क्या बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है भारत के संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड करने की, संशोधन लाने की, यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी, जिससे कि ये जो केस है गोलकनाथ का, उसकी इंटेंसिटी खत्म की जा सके। दूसरी बात क्या बोला कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और वो दोनों ही हाउसेस से पास होके आ गया है, तो मैंने आपको पढ़ाया था जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियो की, इस केस में अब प्रेसिडेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अपने साइन देने ही पड़ेंगे, एसेंट देना ही पड़ेगा, वो इनकार नहीं कर सकते, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में चलता रहता है और चला है भी पास्ट में। फिर आता है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 का। 1971 में एक सेंसस कंडक्ट हुआ था। सेंसस कितने सालों बाद कंडक्ट किया जाता है हर साल? अगर आपको पता हो कितने सालों बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है, इसका जवाब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे दीजिएगा। तो 1971 में जनसंख्या नापी गई देश की सेंसस के थ्रू, और पाया गया कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जो लोकसभा की सीट्स थी उनको भी इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 525 से 545 कर दिया गया था। और अभी जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है वो 2026 तक रीच्ड है, उसके बाद अब बढ़ाई या घटाई जाएगी। फिर आता है दोस्तों 33rd अमेंडमेंट एक्ट 1974 का, जिसमें ये बोला गया पार्लियामेंट के इस एक्ट के थ्रू, बोला क्या गया मतलब वो तो कोर्ट में बोला जाता है, पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कहा कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है या एमएलए है, और वो रिजाइन कर रहा है एज एन एमपी या एमएलए, तो स्पीकर या चेयरमैन जो है उस हाउस के, वो उसको तभी स्वीकार है उस रेजिग्नेशन को अगर उन्होंने वो वॉलंटरीली दिया है और जेन्युइनली वो देना चाहते हैं इस्तीफा। ये नहीं किसी दबाव में आके उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और स्पीकर और चेयरमैन उसको एक्सेप्ट कर ले। फिर आता है 36th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने सिक्किम को स्टेटहुड दिया। बस इतनी सी बात है जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। और फिर आता है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, जिसके थ्रू ये बोला गया इस एक्ट के थ्रू कि अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा रहे हैं, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई किस ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी है। इस बात को लेके आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। पर बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, उसने इसको खत्म कर दिया। तो अभी हाल की अगर प्रेजेंट की आपको मैं स्थिति बताऊं, तो प्रेजेंट में अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, जस्टिसेबल है। पर 38th अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया गया था, इसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर कर दिया गया था, इसको नॉन जस्टिसेबल कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट ने अगर इमरजेंसी लगा दी तो इमरजेंसी लग गई है, अब आप कोर्ट में जाके इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं और जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है इन सब चीजों को पढ़ के, आप मेरी भी ग्रोथ चाहते हैं अगर, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें। थैंक यू सो मच।